ए अंडर राइटर और बी अंडर राइटर, मतलब ये जो हमारी फॉर्म अंडर राइटिंग थी, तो ये फॉर्म अंडर राइटिंग की टोटल भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ जो माइनस किया था हम लोगों ने -200, राइट, -200, तो इसकी वजह से 2800 आ रहा था। और ये फॉर्म अंडर राइटिंग जो थी 200 रुपीज़, वो एक्चुअल रेशियो में हम लोग वापस यहाँ पे ऐड बैक कर देंगे। तो टोटल लाइबिलिटी जो है वो 3000 की लाइबिलिटी है, राइट। तो इन दोनों की टोटल ए अंडर राइटर के आने वाली टोटल लाइबिलिटी 1375 और 1625, इन दोनों की टोटल 3000 शेयर्स, ये हमारी लाइबिलिटी होगी ऑफ अंडर राइटर्स, जिसमें सी अंडर राइटर की कोई भी लाइबिलिटी यहाँ पर नहीं दिखेगी। ठीक है, तो अगर हम लोग इसी बेसिस पे अगर कैलकुलेशन के लिए कंसीडर करना चाहते हैं तो करते वक्त वहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे कि सपोज इस क्वेश्चन में जो फेस वैल्यू थी वो फेस वैल्यू थी हमारी 10 रुपीज़, राइट। कितनी थी ये फेस वैल्यू हमारी? 10 रुपीज़ हमारी फेस वैल्यू थी, या फिर यही हमारी इशू प्राइस भी थी। ठीक है, तो हम लोग कंसीडर करते हैं आगे के कैलकुलेशंस। तो आगे के कैलकुलेशन में हम लोगों को लायबिलिटीज कितना पे करना होगा अंडर राइटर्स को, या हमें अंडर राइटर्स को कितना पे करना होगा। ठीक है, ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट शोइंग द नेट अमाउंट ड्यू फ्रॉम और टू अंडर राइटर्स। ठीक है, तो इसमें आने वाले पर्टिकुलर्स में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पहले लाइन पर कि टोटल लायबिलिटी इंक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग नंबर ऑफ शेयर्स सिर्फ एज पर द फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट में जो अभी हम लोगों ने ये टोटल लायबिलिटी फाइंड आउट किया था उन्हीं के नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग यहां पर लिखेंगे। जैसे कि 1375 इनके लिए थे, 1625, और यहां पर सी के लिए कोई भी नहीं था, 0, और टोटल जो है वो है 3000 शेयर्स। अमाउंट ड्यू ऑन टोटल लायबिलिटी ए इंटू कॉल्ड मनी। इस स्टेटमेंट में जो अभी हम लोगों ने टोटल लायबिलिटी के लिए नंबर ऑफ शेयर्स लिए थे इनटू कॉल्ड मनी, इस केस में अगर 10 रुपीज़ हमारी फेस वैल्यू है उसी को हम लोग इशू प्राइस कंसीडर करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर इनटू 10 अगर करते हैं, ए दैट इज 1375 इनटू कॉल मनी ₹10, तो इसका आंसर आएगा 13750, और इनके लिए आंसर आएगा 16250। इतनी अमाउंट हमें लेनी बाकी होगी अंडर राइटर्स से, राइट, जो कि दोनों की टोटल होगी 30,000 रुपीज, राइट। ये हमारी वैल्यू होगी इन रुपीज में, लेस अमाउंट ऑलरेडी पेड ऑन फॉर्म्ड एप्लीकेशन। आपको याद है क्या कि फॉर्म अंडर राइटिंग इनटू एप्लीकेशन मनी, ये जो कुछ भी था, तो हम लोगों ने यहाँ पर टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस में यहाँ पर एक चीज सीखी थी, जो मैंने कहा था कि हम लोग क्वेश्चन सीखेंगे तब हम लोग वहाँ पे उसे याद करेंगे। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट जो है उस ट्रीटमेंट को हम लोगों को यहाँ पे कंसीडर करना है। ठीक है, कि एप्लीकेशंस मेड बाय द अंडर राइटर्स फॉर देमसेल्व्स ट्रीटेड एज जनरल पब्लिक एप्लीकेशन। मतलब जब हम लोग फॉर्म एप्लीकेशन के लिए कुछ एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे तो उसे अप्लाई करते वक्त हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह से जनरल पब्लिक एप्लीकेशन मनी कंपनी को पे करेगी, सेम उसी तरह से हम अंडर राइटर हमारे फॉर्म एप्लीकेशंस के लिए जो वैल्यू होगी वो पहले ही पे कर देंगे, जिसे हम लोगों को अमाउंट ड्यू में से लेस करना है। तो फॉर्म एप्लीकेशन हमारे इस क्वेश्चन में किस अंडर राइटर के थे, तो सिर्फ जो हमारे ए अंडर राइटर था जिसके 200 हमारी फॉर्म अंडर राइटिंग थी, राइट। तो 200 इंटू 10, तो ये 2000 रुपीज हम लोग उन्हें पहले ही कंपनी को पे कर दिए हैं, ऐसे हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे। बाकी दूसरे अंडर राइटर्स, अंडर राइटर बी और अंडर राइटर सी, इन दोनों के लिए ऐसी कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आइटम, इसे हम लोग जो नेक्स्ट आइटम है ना, अमाउंट ड्यू ऑन नेट लायबिलिटी, अमाउंट ड्यू ऑन नेट लायबिलिटी को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आप लोग यहां पर चेक कर सकते हो। जो 28,000 रुपीज वैल्यू मिली है, ये 28,000 डिवाइड ₹10 दैट इज इशू प्राइस 2,800 हमारी नेट लायबिलिटी एज पर एग्रीमेंट के नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। डन। नेक्स्ट, लेस अंडर राइटिंग कमीशन।
अब अंडरराइटिंग कमीशन किस तरह से कैलकुलेट होता है? ग्रॉस लायबिलिटी इनटू इशू प्राइस इनटू कमीशन रेट। अब ग्रॉस लायबिलिटी क्वेश्चन में सबसे पहले वाले स्टेटमेंट में पहली वाली लाइन, यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स दिए थे 5000, 3000 और 2000, तो रेस्पेक्टिव इनटू इशू प्राइस। तो फॉर एग्जांपल यहां पर मैं कैलकुलेशन एक अंडरराइटर के लिए लिख के रखता हूं, उसी तरह से हम लोग बाकी सबके कैलकुलेशंस करेंगे। अंडरराइटर ए के लिए 5000 नंबर ऑफ शेयर्स जो कि हमारी ग्रॉस लायबिलिटी थी, इनटू इशू प्राइस ₹10 था, इनटू कमीशन रेट। अब कमीशन रेट ये हमारे शेयर्स है, शेयर्स के लिए कमीशन रेट था 5% और डिबेंचर्स के लिए कमीशन रेट है 2.5%। ठीक है, तो ये कमीशन रेट जो है हम लोग यहां पर कंसीडर करेंगे 5%, राइट। तो इसे के कैलकुलेशंस के लिए अंडरराइटर ए के लिए जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 5000 इंटू 10 इंटू 5%, मतलब 2500 रुपीज, राइट। तो ये 2500 रुपीज हम लोगों को यहाँ पे अंडरराइटर को कमीशन पे करना है 5000 शेयर्स के लिए, राइट। तो इसे हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, माइनस करेंगे 2500 कि हमें उन्हें देना बाकी है। उनसे लेना कितना बाकी है? 11750, राइट। तो 11750 में से 2500 हमें उन्हें देने हैं, तो उन्हें देने से अच्छा वो हम लोग यहीं पर काट देंगे। तो अभी उनसे लेने कितने बाकी है? 9250, राइट। तो ये 9250 ये अंडरराइटर ए के लिए आए हैं, राइट। उसी तरह से अंडरराइटर बी के लिए जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? तो वैल्यू के लिए हम लोग यहां पर कंसीडर करेंगे 3000 शेयर्स जो कि उनकी ग्रॉस लायबिलिटी इनटू 10 इंटू 5%। तो चलो मेरे साथ कैलकुलेशन करो और बताओ वैल्यू कितनी आएगी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, 1500 रुपीज। ये 1500 अंडरराइटर बी में से माइनस होंगे। अंडरराइटर सी के लिए, अंडरराइटर सी के लिए कैलकुलेशन के लिए क्या था? जो वैल्यू थी वो नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 2000 अंडरराइट किए थे, इनटू ₹10 पर शेयर इनटू 5%। चलो कम ऑन, फटाफट फटाफट कैलकुलेट करो। वेरी गुड एवरीवन, 1000 रुपीज, वेरी गुड। ये 1000 रुपीज हम लोग यहां से माइनस करेंगे। अब इसे समझते वक्त किस तरह से समझना है हमें? तो कैलकुलेशन में देखो, चेक करो एवरीवन, कैलकुलेशन में चेक करने का तरीका यहां पर मैंने ना कुछ लिख के रखा है। नेट अमाउंट ड्यू टू अंडरराइटर्स इफ डी इज लेस देन द ई, इफ डी इज लेस देन ई, जो सी के केस में हो रहा है। 1000 ये वैल्यू हमारी 0 रुपीज से कम है कि ज्यादा है? कम है, ऑब्वियसली 1000 रुपीज कमीशन हमें देना बाकी है, तो ये 1000 रुपीज हमारी अंडरराइटर्स को देने पड़ने वाली है, पेएबल टू अंडरराइटर्स। और ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यू जो हमारी डी इज ग्रेटर देन ई, मतलब देखो चेक करो, 11750 हमें लेने बाकी थे और 2500 देने बाकी है। तो जाहिर सी बात है इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? 9250 और 14750 ये हमारे लिए अंडरराइटर्स के लिए क्या होगी? पेमेंट के लिए वैल्यू होगी कि हम लोगों को अंडरराइटर से पेमेंट रिसीव करना है। क्लियर एवरीवन? तो अंडरराइटर्स को पेमेंट देना है, ड्यू टू अंडरराइटर्स पेमेंट करना है, और ड्यू फ्रॉम अंडरराइटर्स मतलब उनसे पेमेंट रिसीव करना है, राइट। तो ये वैल्यू हमारी यहां पर कंप्लीट हो जाएगी। तो ये अमाउंट्स में होगी 9250, 14715
ये हम लोग अंडरराइटर्स से लेंगे, राइट। दोनों की टोटल कितनी होगी, तो 9250 प्लस 14,750, 24,000 रुपीज हम लोगों को अंडरराइटर्स से लेने बाकी है। ठीक है, डन एवरीवन, जिसमें हम लोगों ने कमीशन लेस किया था। क्लियर, तो ये कैलकुलेशन सबको क्लियर है, राइट। इस क्वेश्चन के आगे, इस क्वेश्चन में चलो, क्वेश्चन में थोड़े से एडिशन जो हम लोगों ने अभी अभी किए थे वो 10,000 के थे। टोटल मार्क्ड एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि आज इट इज जो लिख दिए थे, टोटल अनमार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, ये सपोज फॉर एग्जांपल वहां पे आए थे हमारे अनमार्क्ड एप्लीकेशन 1000 शेयर्स के लिए, जो हम लोगों ने ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में यहाँ पे डिवाइड कर दिए। और क्वेश्चन में फर्म एप्लीकेशन हम लोगों ने जो सपोज किया था वो फर्म एप्लीकेशन यहाँ पर है 200 फॉर ए अंडरराइटर के लिए 200 शेयर्स थे फर्म के लिए। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम लोगों ने यहां पर ये रैंडम सम वहां पे सॉल्व किया है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग एंट्रीज, जो जर्नल एंट्रीज है वो जर्नल एंट्रीज का प्रोफॉर्मा जर्नल एंट्रीज, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड टुवर्ड्स फर्म अंडरराइटिंग, पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स पर्सनल अकाउंट। एप्लीकेशन मनी जब सबसे पहली बार फर्म अंडरराइटिंग के लिए जब कोई अंडरराइटर पैसे देगा तो कंपनी के अकाउंट में पैसे आएंगे, दैट्स व्हाई बैंक अकाउंट डेबिट, और जिसने पैसे दिए हैं वो अंडरराइटर्स अकाउंट क्रेडिट। सेकेंड एंट्री है अंडरराइटर्स लायबिलिटी, एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट मनी, जो कोई भी होगी, राइट। तो अंडरराइटर की लायबिलिटी मतलब क्या, हम लोगों को अंडरराइटर को क्या देना है, राइट। एक अंडरराइटर के पर्सनल अकाउंट को डेबिट करेंगे और उसे हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम, अगर हम लोग प्रीमियम पे इश्यू करते हैं शेयर्स तो ये एंट्री हम लोग वहां पे पास करेंगे। नेक्स्ट एंट्री है कमीशन ड्यू, हम लोगों को अंडरराइटर को जो कमीशन पे करना होगा उन अंडरराइटर्स के लिए अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट एक्सपेंसेस है, इसलिए टू अंडरराइटर्स पर्सनल अकाउंट, राइट। ये एंट्री हम लोग यहां पर पास करेंगे। इस एंट्री के लिए अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें कितना कमीशन देना था, 2500, 1500, 1000 रुपीज, इतना कमीशन देना था। तो हम लोग यहां पर क्या करते थे, इन सब की टोटल करते थे, 2500 प्लस 1500 ये हो गए 4000 और प्लस 1000 5000। तो इसे हम लोग यहां पर लिखते हैं अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट 5000 टू अंडरराइटर ए 2500 टू अंडरराइटर बी 1500 और टू अंडरराइटर सी 1000 रुपीज। इस तरह से हम लोग उसे वहां पे रिकॉर्ड करते थे। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट के लिए ये फोर्थ एंट्री जो है, ये फोर्थ एंट्री हमारे स्टेटमेंट में आने वाले ये लास्ट ई कॉलम जो होगा, एफ कॉलम जो होगा इससे रिलेटेड होगी। रिसीवेबल होगी तो यहां पर लिखेंगे और पेएबल होगी तो इसे कंसीडर करेंगे। तो उसके लिए रिसिप्ट ऑफ मनी ड्यू फ्रॉम अंडरराइटर्स से जो पैसा लेना बाकी था उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर ए टू अंडरराइटर बी, क्योंकि इस क्वेश्चन में अंडरराइटर ए और अंडरराइटर बी इन दोनों से हमें पैसे लेने बाकी है, राइट। तो हमें मिल गए हैं, ऐसे हम लोग कंसीडर करेंगे और उसे रिकॉर्ड करेंगे। और जिसे पैसे देने बाकी है अंडरराइटर सी के लिए, तो उसके लिए पेमेंट के लिए एंट्री होगी अंडरराइटर सी अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज टू बैंक अकाउंट 1000 रुपीज। तो ये बेसिक प्रोफॉर्मा जर्नल एंट्रीज, इतनी ही जर्नल एंट्रीज होती है, एक आध दूसरी ऐड हुई तो वो ऐड होगी, अदरवाइज इतनी ही जर्नल एंट्रीज हमारे क्वेश्चंस में पूछी जाती है। चलो, तो आज क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग। Libra Limited came up with an issue of 20 lakh equity shares of rupees 10 each at par. At par बोला है मतलब प्रीमियम का कुछ सवाल ही नहीं है, राइट। तो चलो एक के नीचे एक हम लोग सम पढ़ते वक्त ही साथ लिखेंगे। पहला क्या है, टोटल इशू कितनी अमाउंट का है, कितनी शेयर्स का है, तो 20 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए वहां पे इशू है, राइट। देन आगे क्या दिया है, 5 लाख शेयर्स वेर इशूड टू द प्रमोटर्स एंड बैलेंस ऑफर्ड टू द पब्लिक।
मतलब प्रमोटर्स को 5 लाख शेयर्स दिए, प्रमोटर्स को शेयर्स दिए हैं, वो हम लोग हमारे अंडरराइटिंग एग्रीमेंट में कंसीडर करेंगे क्या? ऑब्वियसली नहीं। इस अंडरराइटिंग एग्रीमेंट में हम लोग कौन से शेयर्स कंसीडर करते हैं? तो जितने हम लोग पब्लिक को इशू करते हैं सिर्फ वही शेयर्स। तो लेस इशूड टू प्रमोटर्स। तो बचे कितने? प्रमोटर्स को कितने दिए थे? प्रमोटर्स के शेयर्स कितने थे? तो -5 लाख। इतने शेयर्स बचने के बाद फॉर पब्लिक कितने बचे? 15 लाख शेयर पब्लिक के लिए वहां पे अवेलेबल है जिसे अंडरराइट किया जाने वाला होगा, राइट? तो 15 लाख के शेयर्स यहां पर अंडरराइट हो गए। नेक्स्ट आगे क्या दिया है? वॉज अंडररिटन बाय 3 अंडरराइटर्स, आनंद, विजय एंड अशोक। यहां पर स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है जिसमें आनंद, विजय और अशोक इन तीनों के नाम भी लिखे हुए हैं। और उन्होंने क्या कहा है कि अंडररिटन बाय 3 अंडरराइटर्स, आनंद, विजय एंड अशोक इक्वली वहां पे अंडरराइट किए गए हैं। मतलब ये जो 15 लाख के शेयर्स हैं वो इक्वल मतलब क्या है? ये हमारा ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो दिया हुआ है, राइट? फॉर पब्लिक के लिए 3 अंडरराइटर्स ने अंडरराइट किया जिनका इक्वली यहां पर रेशियो ग्रॉस लायबिलिटी में दिया हुआ है इक्वल 1:1:1, राइट? तो यहां पर 5 लाख इनकी ग्रॉस लायबिलिटी हो गई, विजय के लिए भी 5 लाख और यहां पर अशोक के लिए भी 5 लाख शेयर्स की ग्रॉस लायबिलिटी होगी, ठीक है? तो ये 15 लाख की टोटल लायबिलिटी, टोटल ग्रॉस लायबिलिटी जो कि एंटायर इश्यू अंडर रिटन है, इसलिए वहां पे हम लोगों ने कंसीडर किया। नेक्स्ट आगे क्या बोला है? विथ फर्म अंडर राइटिंग ऑफ 50,000 शेयर्स ईच। फर्म अंडर राइटिंग के लिए 50,000 शेयर्स ईच ये भी बोला गया है। तो फर्म अंडर राइटिंग सबसे पहले स्टेटमेंट में हमारे पास में 2 जगह पे फर्म अंडर राइटिंग आता है, एक पॉइंट नंबर 4 और दूसरा पॉइंट नंबर 8। इस जगह पे हमारी फर्म अंडर राइटिंग रिकॉर्ड होती है। पॉइंट नंबर 4 पे लेस करेंगे और पॉइंट नंबर 8 में उसे वापस ऐड बैक करेंगे। ऐसा क्यों? मैं यहां पे इस लेवल पे आने के बाद मैं आपको फिर से एक बार बताऊंगा, ठीक है? तो ये 50,000 की ईच हमारी फर्म अंडर राइटिंग है, तो उसे भी हम लोग यहां पर लिख देंगे। फर्म अंडर राइटिंग वो है 50,000 शेयर्स ईच, ठीक है? नेक्स्ट आगे बोला गया है सब्सक्रिप्शंस टोटल 12,97,000 शेयर्स इंक्लूडिंग द मार्क फॉर्म्स विच वेयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एक्चुअल, मतलब टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना हुआ? टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो कि क्वेश्चन में दिया है वो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हमारा है 12,97,000 शेयर्स का, राइट? जिसमें से लेस हम लोग क्या करते हैं? मार्क एप्लीकेशन, लेस मार्क एप्लीकेशन, और उसके अंडर हर एक जो इंडिविजुअल अंडर राइटर है उनके इंडिविजुअल अंडर राइटर के मार्क एप्लीकेशन। तो इन तीनों की टोटल करने के लिए हम लोग डायरेक्टली यहां से भी कंसीडर कर सकते हैं। मार्क एप्लीकेशन हमेशा हम लोग ग्रॉस लायबिलिटी में से लेस करते वक्त एक्चुअल रेशियो जो एक्चुअल गिवन फिगर्स होती है उससे माइनस करते हैं। तो ए के लिए जो आनंद के लिए जो दिया है वो है 4,25,000, विजय के लिए दिया है 4,50,000 और अशोक के लिए दिया है 3,50,000 शेयर्स के लिए, राइट? तो मार्क एप्लीकेशन में जो फिगर्स हैं वो फिगर्स के हिसाब से टोटल मार्क एप्लीकेशन है 12,25,000। तो ये 12,25,000 शेयर्स हम लोग यहां से माइनस कर देंगे। तो बचे हुए एप्लीकेशंस जो होंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? वेरी गुड, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस, राइट? अनमार्क्ड एप्लीकेशंस के लिए टोटल जो कि होगी 12,97,000 माइनस 12,25,000, ये होंगे 72,000 के हमारे अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो ये 72,000 के लिए जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है
उन्हें हम लोग रिकॉर्ड करते वक्त कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे, कौन से रेशियो में लिस्ट करेंगे? तो ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो, ऑलवेज उसे हम लोग ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में डिवाइड करते हैं। इसका मतलब क्या है? ऐसे एप्लीकेशंस जो डायरेक्टली कंपनी को सबमिट किए गए थे, तो कंपनी कहती है ठीक है हमारे पास में डायरेक्टली आया है ना, इनकी लायबिलिटी आपकी लायबिलिटीज में से कम कर दो। तो जितने भी हमारे अंडर राइटर्स है, उन अंडर राइटर्स के ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो जो होगा उसी रेशियो में हम लोग इसे डिवाइड कर देंगे। तो ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो गिवन सम में ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो क्या है? इक्वल दिया हुआ है, तो 72,000 डिवाइड 3 क्यों? क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमारे पास में 3 अंडर राइटर्स है। 72,000 डिवाइड 3 इज इक्वल टू 24,000 ईच। तो ये 24,000 के लिए हम लोग यहां से इंडिविजुअल अंडर राइटर्स की लायबिलिटी में से इस अनमार्क्ड एप्लीकेशन को लेस कर देंगे। देखो टोटल 72,000 हम लोगों ने यहां पे माइनस कर दिया। बचा क्या? फॉर्म अंडर राइटिंग। अब फॉर्म अंडर राइटिंग के लिए भी कुछ ना कुछ दिया होगा क्वेश्चन में, तो यहां तक तो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट, द अंडर राइटर्स हैड अप्लाइड फॉर द नंबर ऑफ शेयर्स कवर्ड बाय द फर्म अंडर राइटिंग। अंडर राइटर ने क्या किया कि जो फर्म अंडर राइटिंग थे ना, उनके लिए अप्लाई किया था। ठीक है, जस्ट नॉर्मल इंफॉर्मेशन है, जैसे उन्हें पब्लिक की तरह ट्रीट करना है। द अमाउंट्स पेएबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर 2.50। जो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के लिए अमाउंट थी ना, वो पहले थी 2.50 एंड दूसरी थी 2 रिस्पेक्टिवली। राइट, अंडर राइटर ने क्या किया है? अप्लाई किया है। अलॉटमेंट अभी तक हुआ नहीं है, मतलब उन्होंने कितना पैसा दिया होगा पब्लिक के साथ? 2.50। कितने शेयर्स के लिए? फर्म एप्लीकेशंस के लिए, मतलब 50,000 के लिए। इसे कंसीडर करने के लिए हम लोगों को यहां पर गिवन इंफॉर्मेशन के तौर पे यहां पे लिख के रखेंगे हम लोग। हमारी एप्लीकेशन मनी थी, रुपीज 2.50 और अलॉटमेंट मनी है जो कि वहां पे बोली जाएगी, वो है रुपीज 2 पर शेयर। क्लियर एवरीवन? जो दिया है क्वेश्चन में हम लोगों ने उसी को यहां पे रिपीटेडली लिख दिया है। राइट, 2.50 पर शेयर। इसे हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे ना अमाउंट ड्यू के लिए, तब काम में आएगा ये वैल्यूज। देन नेक्स्ट दिया है द एग्रीड कमीशन वॉज 5%। अरे वाह, ये तो शेयर्स है, ऊपर से बोला भी गया 5% का है कमीशन, तो इसमें इसका मतलब है कोई दिक्कत ही नहीं होगी कैलकुलेशंस में। ठीक है, आगे बोला है कंप्यूट द टोटल लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर। हाँ, वही तो कर रहे हैं हम लोग, टोटल लायबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। और नीचे नोट दिए, बेनिफिट ऑफ अ फर्म अंडर राइटर्स इज गिवन टू एक्चुअल अंडर राइटर्स। बेनिफिट, ये नोट हमें क्वेश्चन में कभी कभी दी जाती है। बेनिफिट ऑफ फर्म अंडर राइटर इज गिवन टू इंडिविजुअल अंडर राइटर। अब इसका मतलब क्या है? यहां पर देखो, फर्म अंडर राइटर्स के लिए इफ बेनिफिट इज गिवन सब्सट्रैक्ट फर्म अंडर राइटिंग इन एक्चुअल रेशियो। अगर बेनिफिट नहीं दिया गया तो सब्सट्रैक्ट इन ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। मतलब ये कहां पर ट्रीटमेंट देनी है हमें? तो यहां पर पॉइंट नंबर 4 में, जिसे हम लोग सब्सट्रैक्ट करने वाले। राइट, तो यहां पे हम लोग कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे? अब बेनिफिट गिवन है तो इसे हम लोग एक्चुअल रेशियो में, एक्चुअल लायबिलिटी रेशियो या एक्चुअल गिवन रेशियो जिसे हम लोग कहते हैं, तो गिवन रेशियो में हम लोग इसे डिवाइड करेंगे। गिवन जैसे दिया है वैसे एज इट इज, माइनस 50,000 ईच यहां पे बोला गया था ना, देखो हम लोगों ने लिखा भी है फर्म अंडर राइटिंग 50,000 शेयर्स ईच। उसी नंबर ऑफ शेयर्स को हम लोग यहां से लेस कर देंगे, 50,000, 50,000 एंड 50,000। डन। तो ये वैल्यूज हम लोगों ने यहां पे फाइंड आउट की। राइट, तो 4,25,000 माइनस 24,000 माइनस 50,000, तो इस हिसाब से यहां पर आंसर आया 1,000 रुपीज। राइट, एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं,
राइट। यहाँ पे 1000 आया, यहाँ पे 24,000 आया और यहाँ पर आया है 76,000। ठीक है, तो टोटल लायबिलिटी अभी भी हमारे पास में 53,000 की है शेयर्स की। राइट, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आगे क्या चाहिए और, तो चलो देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हम लोगों के कैलकुलेशंस। अगेन ये फर्म अंडर राइटिंग का जो था ना, उसे मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। फर्म अंडर राइटिंग जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करता है तो वहां पे हम लोग गिवन रेशियो में क्यों वहां पे सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि यहां पे बोला गया था कि बेनिफिट ऑफ अ फर्म अंडरराइटर इज गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर। इसका मतलब है कि जो कोई भी फर्म अंडरराइटिंग के लिए जिस किसी भी अंडरराइटर ने अप्लाई किया होगा, उसे उनकी जो इंडिविजुअल ग्रॉस लायबिलिटी होगी उसमें से हम लोग फर्म अंडरराइटिंग उन्होंने जितने अप्लाई किए हैं उसे माइनस करने का मौका देंगे। इसलिए हम लोगों ने, जैसे उन्होंने अप्लाई किया था 50,000 शेयर्स के लिए, वो 50,000 शेयर्स हम लोगों ने उनके ग्रॉस लायबिलिटी में से माइनस कर दिए। तो फिर बैलेंस बचा हमारे पास में इतना। अब आगे नेक्स्ट कैलकुलेशन जो है वो और भी ज्यादा इजी है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब आते हैं हमारे इस बैलेंसेस पे। तो बैलेंसेस पे चेक करो कि यहां पर कहीं पर भी अगर कोई भी निगेटिव फिगर नहीं आई इन तीनों भी अंडरराइटर्स के लिए, तो ये बैलेंस वाला स्टेप डायरेक्टली नेट लायबिलिटी एज पर एग्रीमेंट वाला स्टेप बन जाएगा। अगर कोई भी यहां पर स्टेप में एक निगेटिव फिगर आता है तो ये निगेटिव फिगर मतलब किसी की लायबिलिटी 5 लाख शेयर्स तक थी, लेकिन उससे ज्यादा उसके पास में एप्लीकेशंस आए हैं। तो जितने ज्यादा एप्लीकेशंस आए हैं वो -24,000 जो ज्यादा दिख रहे हैं, वो 24,000 जो शेयर्स है वो हम लोग बाकी दोनों अंडरराइटर्स में बांट दो। और बाकी दोनों अंडरराइटर्स में बांटते वक्त उसे हम लोग हमेशा बांटते हैं ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में, जिसे कहते हैं यहां पर पर्टिकुलर्स में हम लोग क्या लिखेंगे, किस अंडरराइटर का वो सरप्लस था, तो विजय। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सरप्लस सरप्लस ऑफ विजय ट्रांसफर्ड। किसे ट्रांसफर करेंगे, तो बाकी दो अंडरराइटर जो हमारे पास में है उन दोनों अंडरराइटर्स को हम लोग उसे ट्रांसफर करेंगे। और कौन से रेशियो में ट्रांसफर करेंगे, तो ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो, जो कि क्वेश्चन में इक्वल दिया हुआ है। तो 24,000 को हम लोगों को आनंद और अशोक इन दोनों अंडरराइटर्स को ट्रांसफर कर देने हैं। तो 12,000 इनके लिए और 12,000 इनके लिए हम लोग यहां से उनकी लायबिलिटी में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर कैलकुलेशंस के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, तो हमारे जो बैलेंसेस पहले आए थे उन बैलेंसेस के हिसाब से हम लोग यहाँ कैलकुलेशंस में नेक्स्ट स्टेप वहां पे कंटिन्यू करेंगे। और देखो चेक करो वहां पे क्या आया, 1,000 पहले से आनंद के पास में लायबिलिटी देख रही थी, 12,000 का क्रेडिट हम लोगों को विजय से मिला। ऑटोमेटिकली 11,000 का यहां पे उसे अवेलेबल वैल्यू दिख रहा है कि जो एक्सेस एप्लीकेशन अब आनंद के पास आ चुके हैं। तो जो स्टेप हम लोगों ने यहां पे विजय के लिए की थी वही स्टेप हम लोगों को यहां पे अगेन आनंद के लिए कंटिन्यू करनी होगी। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सरप्लस ऑफ आनंद ट्रांसफर। अब सरप्लस किसे ट्रांसफर करेंगे, इससे हम लोग अभी वापस जीएलआर में ट्रांसफर करेंगे, लेकिन एक अंडरराइटर जो विजय की लायबिलिटी हम लोगों ने नील कर दी थी, तो अगेन यहां पे आनंद की लायबिलिटी पे करते वक्त, आनंद की जो लायबिलिटी होगी उसे पे करते वक्त हम लोग विजय को कुछ भी अलॉट नहीं करेंगे। वो एंटायरली फिगर किसे ट्रांसफर हो जाएगी, तो हमारे तीसरे अंडरराइटर जो कि अशोक, जिसकी लायबिलिटी अभी भी है, उसे हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। राइट, तो ट्रांसफर करते वक्त लायबिलिटी के हिसाब से अगर हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो वहां पे 11,000 माइनस 11,000 लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर कितनी बन जाएगी, 0। राइट, यही लायबिलिटी, ये जो लायबिलिटी हमारी मिली अभी, ये नेट लायबिलिटी हमें यहां पर मिली है। एवरीवन आप लोगों को समझ रहा है, राइट। उस हिसाब से आप लोग अभी देख सकते हो कैलकुलेशंस में
कि 11,000 में से 11,000 माइनस हो गए, इनका 0 हो गया, इनका 0 हो गया, और नेट लायबिलिटी जो 53,000 जो कि पॉजिटिव फिगर है, प्लस फिगर है, राइट, वो 53,000 हमारे टोटल लायबिलिटी से इक्वल है, राइट। यहां पर भी हम लोग करते थे तो वही कैलकुलेशन आता था, यहां पर भी सेम कैलकुलेशन आता था, दैट डजंट मैटर। बट यहां पे जब तक पॉजिटिव फिगर्स नहीं आती है तब तक ये सब्सट्रैक्शन वाला या सरप्लस ट्रांसफर वाली स्टेप हमें कंटिन्यू करनी होती है। ये 53,000 हम लोगों को एक बार मिल गए, मतलब नॉर्मल ये पॉजिटिव फिगर सबके लिए मिल चुकी है, किसी एक के लिए नहीं, सभी के लिए अगर पॉजिटिव, चाहे वो 0 हो या फिर पॉजिटिव हो, वो हमें मिल चुकी है, तो हम लोग उसे कहेंगे नेट लायबिलिटी एज पर एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट किस चीज का था? एग्रीमेंट था हमारे 15 लाख शेयर्स का, राइट। 15 लाख शेयर्स का एग्रीमेंट अंडर राइटिंग का था, तो उस अंडर राइटिंग एग्रीमेंट के हिसाब से 53,000 के शेयर्स हम लोगों को वहां पे 53,000 शेयर्स हमारी नेट लायबिलिटी होनी चाहिए, राइट। लेकिन इंडिविजुअल फर्म अंडर राइटिंग मतलब क्या तुम पब्लिक ने लो या ना लो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को हमें एज अ अंडर राइटर को फर्म अंडर राइटिंग देनी ही होगी, मतलब अंडर राइटर को खुद के 50,000 के जो शेयर्स थे, 50,000 जो शेयर्स थे, वो उन्हें वहां पे परचेस करने ही है, राइट। तो इन 50,000 शेयर्स को भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं, राइट। जब हम लोग उन्हें यहाँ पे ऐड करेंगे तो नॉर्मली यहाँ पे कितना वैल्यू हो जाएगा इन तीनों का? 1,50,000, राइट। वैल्यू मतलब नंबर ऑफ शेयर्स। तो टोटल लायबिलिटी ऑफ शेयर्स कितनी होगी? 2,03,000। उसमें से 1,03,000 हमारे अशोक की है, विजय और आनंद के लिए, दोनों के लिए वहां पे कितनी लायबिलिटी है? 50,000 ईच। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? ओके, चलो तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे। टोटल लायबिलिटी कैलकुलेट हो चुकी है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारी होगी स्टेटमेंट शोइंग द नेट अमाउंट ड्यू और फ्रॉम और टू ऑफ अंडर राइटर्स। सबसे पहले लाइन पे हम लोग लेंगे द टोटल लायबिलिटी इंक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स यहां पर अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, सबसे लास्ट वाला पॉइंट नंबर 9, 50,000, 50,000 एंड 1,03,000। 50,000 एंड 1,03,000, राइट। इन सब की टोटल जो कि है 2,03,000। इस टोटल कॉलम का अगर हम लोगों ने नहीं भी प्रिपेयर किया ना तो भी चलता है, ठीक है। अमाउंट ड्यू ऑन टोटल लायबिलिटी। अब टोटल लायबिलिटी में अमाउंट ड्यू मतलब क्या? कॉल्ड मनी। कॉल्ड मनी मतलब कितना होगा? सबसे पहले चेक करो। एप्लीकेशन मनी 2.50 था क्वेश्चन में दिया हुआ, और अलॉटमेंट मनी 2 रुपीज था, तो टोटल रुपीज 4.50, टोटल रुपीज 4.50 यहाँ पे कॉल किया है, राइट। एक एप्लीकेशन के टाइम पे और दूसरा अलॉटमेंट के टाइम पे, तो ऐसे 4.50 ये हमारी कॉल्ड मनी होगी। और ये ए क्या है? तो टोटल लायबिलिटी इन नंबर ऑफ शेयर्स, तो 50,000 इंटू 4.5, 2,25,000, 2,25,000 ये हमारी वैल्यू होगी अमाउंट कॉल्ड मनी इन दोनों के लिए, क्योंकि इन दोनों की लायबिलिटी सेम थी। लेकिन वही वैल्यू अशोक के लिए क्या होगी? 1,03,000, 1,03,000 इंटू 4.5, वो वैल्यू होगी हमारे लिए 4,63,500। डन। इसे हम लोग टोटल कॉलम में यहाँ पे ऐड कर देते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो बाद में समझने के लिए, ठीक है। देन लेस अमाउंट ऑलरेडी पेड ऑन फर्म एप्लीकेशन। जब हम लोग एप्लीकेशन करेंगे ना फर्म के लिए, फर्म एप्लीकेशंस के लिए, तो वहां पे हम लोग एप्लीकेशन मनी जितनी भी होगी उतनी हम लोग पे करेंगे,
कंपनी को, ऐसा हम लोगों ने सीखा है, राइट। तो उसी को हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे, फर्म अंडर राइटिंग इनटू एप्लीकेशन मनी। अब फर्म अंडर राइटिंग कितना है, ऑब्वियसली बात है 50,000 रुपीज का फर्म अंडर राइटिंग यहाँ पे हम लोगों को पता है, जो कि क्वेश्चन में भी दिया था। तो फर्म अंडर राइटिंग इनटू कितना था एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी यहाँ पे देखो हम लोगों ने नोट डाउन करके रखा था 2.50, तो 50,000 इंटू 2.50, 1,25,000 रुपीज, 1,25,000 रुपीज हम लोगों ने पहले से ही कंपनी को दे दिए हैं, राइट। सेम इनके केस में भी 1,25,000, क्योंकि दोनों की अमाउंट सेम है और एप्लीकेशन मनी भी सेम है नंबर ऑफ शेयर्स के लिए, राइट। तो इतने हम लोगों ने कंपनी को पहले से दे के रखे हैं 1,25,000। इस केस में क्या होगा, इन केस में अगेन बी कॉशियस, यहां पे 1,03,000 इंटू 2.50 नहीं करना है, हमें फर्म अंडर राइटिंग चाहिए, तो इनके लिए भी ये अमाउंट सेम ही होगी 1,25,000। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या लेस कर रहे हैं, फर्म एप्लीकेशन पे जो पैसा हम लोगों ने पे किया है उसे हम लोग यहां से लेस कर रहे हैं, उससे हम लोग डिडक्ट कर रहे हैं जो पहले से हम लोगों ने दे के रखा है, राइट। तो जो बची हुई फिगर्स होगी वो होगी हमारी अमाउंट ड्यू ऑन नेट लायबिलिटी 5,63,000। नेक्स्ट स्टेप हमारे लिए होगी जो कि होगी अंडर राइटिंग कमीशन के लिए। अंडर राइटिंग कमीशन के लिए हम लोग कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं, तो अभी हमारे पास में 3 अंडर राइटर्स है, आनंद, विजय और साथ में तीसरा है अशोक, राइट। ये कैलकुलेशन आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूं, या आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हो, राइट। अंडर राइटिंग कमीशन ग्रॉस लायबिलिटी इनटू इश्यू प्राइस इनटू कमीशन रेट। अब ग्रॉस लायबिलिटी क्वेश्चन में दी थी ऑलरेडी 5 लाख शेयर्स, इश्यू प्राइस था 10 रुपीज एट पार, राइट, और कमीशन रेट था 5। तो अगर आप लोग देखो तो इन तीनों के लिए भी एक ही कैलकुलेशन हो सकता है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल तीनों के लिए एक ही कैलकुलेशन इस तरह से कि 5 लाख शेयर्स जो कि अंडर राइटिंग की ग्रॉस लायबिलिटी थी इनटू इशू प्राइस। इशू प्राइस हमारे लिए कितना था 10 रुपीज इंटू ₹10 इंटू रेट ऑफ कमीशन दैट इज 5%। तो इस हिसाब से जो वैल्यू आई वो होगी, चलो कैलकुलेट करो, 5 लाख इंटू 10 इंटू 5%, 2,50,000। वेरी गुड आंसर, 2,50,000। ये 2,50,000 तीनों के लिए कमीशन इक्वल होगा, जो कि हम लोग यहां से माइनस कर देंगे, 2,50,000 माइनस 2,50,000 और यहां पर भी माइनस 2,50,000, राइट। तो टोटल कमीशन हम लोग लेस कर देंगे यहां से 1,88,500, सॉरी माफ कीजिए, टोटल कमीशन होगा इन तीनों की टोटल 25, 25, 25, 7,50,000। ये टोटल कमीशन माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग अंडर राइटर्स के लिए कंसीडर करें तो अंडर राइटर्स के लिए यहां पर इसे हम लोग कंसीडर करते हुए क्या कंसीडर करेंगे कि 10 लाख रुपए अंडर राइटर्स से लेना बाकी था, जिसमें से 2,50,000 रुपीज हमें देने बाकी है, राइट। 10 लाख रुपीज हमें अंडर राइटर से लेने बाकी है और 2,50,000 एज अ कमीशन उनको हमें देने हैं, राइट। सॉरी 1 लाख रुपीज और 2,50,000 हमें उन्हें देने हैं, तो 1,50,000 रुपीज के हिसाब से हम लोग यहाँ कंसिडर करेंगे। तो इस हिसाब से हमें उन्हें पेमेंट करना होगा। तो जो पेमेंट डी और ई इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो यहां पे डी की वैल्यू
ई की वैल्यू से कम है, राइट, तो पेएबल टू अंडरराइटर्स रहेगा। और इस केस में डी की वैल्यू, ई की वैल्यू मतलब हमें जितने लेने हैं अंडरराइटर्स से उससे कम उन्हें देने बाकी है, तो अंडरराइटर्स से हमें रिसीवेबल होंगे। तो रिसीवेबल फ्रॉम द अंडरराइटर्स, ये 88,500 की अमाउंट यहां पर जाएगी नीचे, ठीक है। तो ये रिसीवेबल और पेएबल आप लोगों को समझ में आया। वंस अगेन, जब हम लोग नेट लायबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं, तो नेट लायबिलिटी को कैलकुलेट करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे कि अंडरराइटर्स से पैसा 1 लाख रुपीज लेना बाकी है और एज अ कमीशन 2,50,000 हमें उन्हें पे करना है, राइट। तो 1,50,000 रुपीज हमें नेट उन्हें पे करने अभी भी बाकी है। सेम इस केस में 1,25,000 और वाइस वर्सा उनसे हमें 88,500 रुपीज लेने बाकी है। तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट में, ये कंप्लीट क्वेश्चन में हमारे पास जो पूछा गया था, वो था कंप्यूट द टोटल लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। हम लोगों ने टोटल लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स इन टर्म्स ऑफ शेयर्स हम लोगों ने फाइंड आउट कर दी और साथ ही साथ में जो कमीशन रेट दिया था उस कमीशन रेट को यूज करके हम लोगों ने नेट पेएबल और नेट रिसीवेबल भी यहाँ पे फाइंड आउट करके रखे हैं, ठीक है एवरीवन। आप लोगों को सबको क्लियर? तो चलो एक काम करो, जो गिवन क्वेश्चंस था उस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ से देख सकते हो, जिसके अंडर आप लोगों ने कुछ गिवन इंफॉर्मेशंस को यहाँ पे यूज करके लिखा था एज अ गिवन इन्फो, जो कि सम में दी हुई थी। और पहले हम लोगों ने स्टेटमेंट शोइंग नेट टोटल लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर फॉर नंबर ऑफ शेयर्स के लिए हम लोगों ने कैलकुलेट किया। उसमें हम लोगों ने फर्म अंडरराइटिंग का न्यू कैलकुलेशन यहाँ पर सीखा था, साथ ही साथ में सरप्लस से रिलेटेड कैलकुलेशंस हम लोगों ने सीखे। फिर टोटल लायबिलिटी भी हम लोगों ने फाइंड आउट करके रखी थी, राइट। उसके बाद टोटल लायबिलिटी मिलने के बाद हम लोगों ने अमाउंट ड्यू के लिए रिसीवेबल और पेएबल, नेट रिसीवेबल और पेएबल फाइंड आउट करने के लिए एक और स्टेटमेंट बनाया, जिसमें पहले टोटल लायबिलिटी नंबर ऑफ शेयर्स लिखे, उसके बाद अमाउंट ड्यू ऑन लायबिलिटी कैलकुलेट किया, फिर उसमें से फॉर्म एप्लीकेशंस की मनी जो रिसीव हुई थी हम लोगों ने पे कर दी थी ऑलरेडी अंडरराइटर्स ने, उसे वहां से सब्सट्रैक्ट कर दिया और जो बची हुई लायबिलिटी थी उसमें से कमीशन लेस करके नेट पेएबल और नेट रिसीवेबल यहाँ पे फाइंड आउट किया। क्लियर एवरीवन? तो चलो इस सेकंड लेक्चर के लिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं और अंडरराइटर के नेक्स्ट लेक्चर के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग जल्दी मिलेंगे।